बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या होता है। इंटरनेशनल रिलेशन एक सब्जेक्ट है जो दुनिया के अलग अलग देश के बीच के रिलेशंस को स्टडी करता है, जैसे वॉर, पीस, डिप्लोमेसी, ट्रेड, सिक्योरिटी और कोऑपरेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन में अलग अलग थ्योरीज बनी हैं जिसे स्कॉलर्स एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया का पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है। दो थ्योरीज को पढ़ना है, एक रियलिज्म, दूसरी लिबरलिज्म। तो आइए एक बार बैकग्राउंड की ओर चलते हैं। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में वर्ल्ड वार 1 हुआ, जैसा कि हम सब जानते हैं, 1914 से लेके 1918 के बीच। उसके बाद लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जो फ्यूचर्स में वार को अवॉइड किया जा सके। मतलब हम ऐसा क्या करें कि फ्यूचर में और वार ना हो, क्योंकि आप जानते हैं वार होते हैं तो कितना नुकसान होता है किसी कंट्री का, वर्ल्ड का। तो आइडियलिज्म को पढ़ते हैं। एक थ्योरी है, सोचो भाई, आइडियलिज्म। पूरी दुनिया में आग लगी है, यूरोप के बड़े बड़े देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसको हम कहते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट। मिलियन लोग मर गए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। जब वार ख़त्म हुआ, दुनिया थक चुकी थी। लोगों ने सोचा, यार अब बस हमेशा के लिए वार ख़त्म करो, हमको पीस चाहिए। इस वक्त एक नया हीरो आया, वुडरो विल्सन, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 1918 में एक स्पीच दी, उसका नाम था 14 पॉइंट्स। उन्होंने बोला, ह्यूमन बींग्स गुड होते हैं, वार उनकी असली नेचर नहीं है। अगर सब रूल्स फॉलो करे, डेमोक्रेसी लाए और फ्री ट्रेड करे तो पीस पॉसिबल है। सोल्यूशन है भाई, वर्ल्ड बॉडी बननी चाहिए कि आइडिया को यूनाइट करे। लोगों को लगा एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ये पहला इंटरनेशनल क्लब था जहां सब देश आके अपनी बात रख सकते थे और डिस्प्यूट सॉल्व कर सकते थे। इसका मोटो था वन फॉर ऑल फॉर वन। मतलब अगर कोई एक स्टेट दूसरे पे अटैक करे तो बाकी सब मिलकर सिक्योरिटी उसे कहते हैं। इसे हम उस वक्त दुनिया को लगा कि अब पीस परमानेंट हो जाएगा, लेकिन भाई कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1930s में कुछ विलन्स स्टेज पर आए। अब भाई हीरो है तो विलन्स तो आएंगे ही। जापान ने मंचूरिया ऑक्यूपाई कर लिया, इटली ने इथोपिया पर अटैक कर दिया, हिटलर का जर्मनी ग्रो करने लगा और यूरोप को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। लीग ऑफ नेशन सिर्फ देखते रह गया भाई। उसके पास ना आर्मी थी ना रियल पावर, वो बस नॉर्मल मोरल अपील करती रही, प्लीज़ मत करो, शांत रहो, लेकिन किसी ने नहीं सुना। और फिर हुआ वर्ल्ड वार सेकंड। सबको समझ आ गया कि विल्सन का आइडियलिज्म का सपना बहुत अच्छा था, लेकिन रियल दुनिया में पावर ही सब कुछ है। जब तक स्ट्रॉन्ग स्टेट्स अपने इंटरेस्ट के लिए जो हैं वो कहते हैं ह्यूमन नेचर पीस मेंटेन नहीं हो सकती और पीस पॉसिबल है। लेकिन वर्ल्ड वार सेकेंड ने दिखाया कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसी फेलियर के बाद एक नई थ्योरी आई, रियलिज्म, जो कहती है कि दुनिया जंगल है और सर्वाइवल के लिए पावर पॉलिटिक्स ही रूल है। भाई सिंपल वर्ड्स में देखो, आइडियलिज्म एक स्वीट ड्रीम था, लेकिन दुनिया के क्रूअल रियलिटी वर्ल्ड वार सेकेंड ने उसको तोड़ दिया और इसी से तो रियलिज्म का जन्म हुआ। अब मैं आपको रियलिज्म की पूरी कहानी स्टोरी फॉर्म में समझाती हूँ, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ये थ्योरी क्यों बनी, इसका मतलब क्या है और एग्जाम्पल्स क्या हैं। सोचो भाई, अभी आइडियलिज्म का सपना चल रहा था कि दुनिया में शांति होगी, लीग ऑफ नेशन सबको यूनाइट करेगा, लेकिन क्या हुआ? 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिर से स्टार्ट हो गई। करोड़ लोग मर गए, हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बम गिरा और दुनिया फिर से खत्म होने के कगार पर आ गई। समझानी तब स्कॉलर्स बोले ये मोरालिटी और पीस के सपने नहीं चलने वाले। रियलिस्टिक्स ने बोला, दुनिया एक जंगल की तरह है, इस जंगल में एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स नहीं है जो सबको कंट्रोल करे। इसका मतलब है अनार्की। हर स्टेट को अपना सर्वाइवल के लिए खुद स्ट्रगल करना पड़ता है
और सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? पावर। मतलब भाई जिसका डंडा लंबा है उसकी ही चलती है। तो अब देखो बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं अपना अपना ज्ञान लेके। तो सिंपली देखो 3 टाइप्स के रियलिज्म के देखो स्कूल सबसे हैं। पहले पढ़ते हैं क्लासिकल रियलिज्म, दूसरा न्यू रियलिज्म। क्या टाइम था इसका? वर्ल्ड वार सेकेंड के तुरंत बाद, मतलब 1940s में। इसके हीरो कौन थे? हेंस मोरेगेंथू, जिनकी एक बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, 1948 में लिखी थी इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब ये क्या कहते हैं? ह्यूमन बींग्स की नेचर ही सेल्फिश और ग्रीडी है, इसलिए स्टेट्स भी सेल्फिश होती हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का लॉ यूनिवर्सल है। वो कहते हैं पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय द ऑब्जेक्ट लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। सिंपल समझो एग्जाम्पल से, जैसे एक मोहल्ले में अगर हर इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ता है, वैसे ही स्टेट्स भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए लड़ती है। इसको बोला जाता है क्लासिकल रियलिज्म। दूसरा हम पढ़ते हैं न्यू रियलिज्म, जिसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी कहा जाता है। अब देखो इसमें भी 3 टाइप होते हैं, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, न्यू क्लासिकल रियलिज्म। तो पढ़ते हैं। देखो ये न्यू रियलिज्म का टाइम क्या होता है? 1970s के बाद। इसके हीरो कौन होते हैं? केनेथ वॉल्स, जिनकी एक बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि इन्होंने 1979 में लिखी थी। अब देखो ये क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ह्यूमन नेचर में नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम के स्ट्रक्चर में है। दुनिया अनार्किक है, इसलिए स्टेट्स मजबूर हैं पावर और सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल करने में। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े टाइप समझाती हूँ। डिफेंसिव रियलिज्म, इसके हीरो थे केनेथ वॉल्स। स्टेट्स पावर को बैलेंस करता है, सर्वाइवल के लिए मिनिमम पावर चाहते हैं, ये ऐसा कहता है। ऑफेंसिव के हीरो थे मार्शमर, ये कहते हैं स्टेट मैक्सिमम पावर लेना चाहती है ताकि वो डोमिनेट कर सके। मतलब भाई जंगल का रूल है और हर शेर को लगता है कि अगर पावर नहीं बढ़ाई तो वो खुद शिकार बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑफेंसिव वर्सेस डिफेंसिव रियलिज्म। मतलब कितनी पावर चाहिए भाई? देखो डिफेंसिव रियलिस्टिक वॉल्स कहते हैं बस उतनी ही पावर रखो जितनी पावर के लिए ज़रूरत हो। ज़्यादा पावर लेने जाओगे तो दूसरे स्टेट्स यूनाइटेड होकर पावर ले और रीजनली ऑफेंसिव रियलिस्टिक मार्शमर है। वो क्या कहते हैं? यूएसए ने कोल्ड वॉर में सिर्फ सर्वाइव नहीं किया बल्कि कहते हैं कि स्टेट्स कभी सेटिस्फाइड नहीं होती, हर स्टेट चाहती है कि वो न्यू क्लासिकल रियलिज्म समझता है। अब ये बोलता है कि सिस्टम प्लस लीडर्स दोनों मैटर करते हैं। टाइम इसका क्या था? 1990s के बाद। शेलर ये क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपके केनेथ जी ने कहा था, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, लीडर्स की चॉइस और सिक्योरिटी के फैक्टर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखो, यूएसए और चाइना दोनों अनार्किक सिस्टम में है, लेकिन यूएसए का डेमोक्रेसी और पब्लिक ओपिनियन अलग तरीके से पॉलिसी बनाता है, जबकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हमने अलग जो तरीके से स्टोरी पढ़ी करती है। तो अब इसका फाइनल मॉडल देखते हैं। क्लासिकल रियलिज्म ब्लेम करता है इंसान को, नियो रियलिज्म ब्लेम करता है सिस्टम को, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव डिबेट करते हैं कितनी पावर चाहिए। नियो क्लासिकल रियलिज्म बोलता है सिस्टम प्लस लीडर्स प्लस डोमेस्टिक फैक्टर्स सब मैटर करते हैं, लेकिन सब एक ही कहानी सुनाते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज इक्वल टू पावर गेम प्लस सर्वाइवल स्ट्रगल।